गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे थे। इसमें लास्ट वीडियो तक हम सब ने समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करने का प्रयास किया था, जिसके तहत समष्टि शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम सब ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम सब समष्टि आर्थिक विश्लेषण का व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में क्या योगदान है तथा इसकी सीमाएं क्या क्या है, उन सब का अध्ययन आज की वीडियो में करेंगे। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण है, यह क्या है कि समूह का अध्ययन करता है तथा इसके अध्ययन के तहत किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में उनकी क्या राष्ट्रीय आय है, उनका जो व्यापार चक्र से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, रोजगार संबंधी है, सामान्य कीमत स्तर संबंधी और वितरण के सिद्धांतों को इसमें समझा जाता है। तो जब इन सिद्धांतों का, आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उन सिद्धांतों को व्यवसाय पर उनसे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या प्रभाव वो डालते हैं और उनको अपने अनुकूल किस प्रकार से उन प्रभावों को बनाए, उसका प्रयास करते हैं। तो व्यवसाय नीतियों निर्धारण में जो इनके सिद्धांत है उनका किस प्रकार से योगदान है, तो उनका बिंदुवार अध्ययन करेंगे। उन्हें पहला अर्थव्यवस्था का कार्यकरण यानी फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था कामकाज करती है और उसके आर्थिक तत्व या घटक जो एक दूसरे पर निर्भर है, तो उनका व्यवसायिक संस्था के लिए किस प्रकार से वो प्रभाव डालते हैं। तो वो व्यवसायिक प्रबंधकों के द्वारा उनमें आर्थिक, इन जो समष्टि आर्थिक सिद्धांत है उनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। और जब वो अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे तो स्वाभाविक है व्यवसाय के लिए भी, कुशल संचालन के लिए वो एक समन्वित प्रयास वो कर पाएंगे। अगला बिंदु है आर्थिक नीति निर्माण, आर्थिक नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब है कि जो आर्थिक नीतियां है सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जैसे चाहे वो मौद्रिक नीति हो, राजकोषीय नीति हो, रोजगार या बेरोजगारी संबंधी नीति हो, राष्ट्रीय आय से संबंधित उनके जो आंकड़े आते हैं, सामान्य कीमत स्तर क्या है, इनसे प्रभावित जरूर होती है व्यवसायिक नीतियाँ। अब उनकी सरकार की करारोपण नीति क्या है, किसी क्षेत्र में, जैसे अपन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए वो कहते हैं कि आपको 10 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम आपको वहाँ पर ज़मीन भी अवेलेबल कराएंगे। तो वो क्यों करवाते हैं? तो वो सरकार का मंशा रहता है कि समान वितरण हो संसाधनों का और विकास भी हर क्षेत्र का हो। तो अब व्यवसाय वर्ग ये देखेगा कि वहाँ पर अगर टैक्स नहीं लग रहा है और अपन वहाँ कामकाज आसानी से कर सकते, तो वहाँ अपनी यूनिट बिजनेस फर्म स्थापित करेगा। तो ये सब आर्थिक नीतियों का निर्माण व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में भी योगदान देते हैं। अगला बिंदु है व्यापार चक्रों का विश्लेषण। व्यापार चक्रों का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पूंजीवाद भी चलता है और समाजवाद भी चलता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत इसमें क्या बड़े तेज़ी से परिवर्तन भी आ रहे हैं और इन परिवर्तनों पर नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। अगर अपन इन परिवर्तनों के साथ आगे नहीं बढ़ पाए तो अपनी व्यावसायिक फर्म है, वो संस्था है, वो पीछे रह जाएगी। तो इसके लिए कब तेज़ी आ रही है, कब मंदी आ रही है, कब रिसेशन का दौर चल रहा है, तो इनको समझना आवश्यक है। इनको समझ जाएंगे अगर अपन, तो जब तेज़ी का दौर स्टार्ट होने वाला हो तब अपन कोई यूनिट उत्पादन बढ़ा दे तो स्वाभाविक है अपना व्यापार भी आगे बढ़ेगा। तो व्यापार चक्र क्या है? संकट की अवधि में वे प्रमुख हितों की रक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय ढूंढने के प्रयास, इनसे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है मुद्रास्फीति तथा विस्फीति का विश्लेषण, यानी जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से।
जैसे मुद्रास्फीति यानी मुद्रा प्रसार होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि उत्पादन तो देश में हो जाता है कम, और उत्पादन कम हो जाता है तो खर्च करने वाले लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक है लोग ज़्यादा उस वस्तु की डिमांड करेंगे, वस्तु की डिमांड करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई उतनी उस कीमत पर हो नहीं पाएगी, तो वो उनके जो सेलर है वो उसकी कीमत बढ़ा देंगे। और जब मंदी का दौर आता है, मुद्रा संकुचन होता है, तो संकुचन में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य तो बढ़ जाता है और उस दौरान पूर्ति वस्तुओं की अधिक हो जाती है, तो स्वाभाविक और कीमतें घट जाती है। तो जब ये अपन इसके लिए सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति भी अपनाई जाती है, तो इन मौद्रिक नीतियों और जो ये सामान्य कीमत इस तरह मुद्रा प्रसार या संकुचन है, इनका क्या प्रभाव संस्था पर पड़ेगा, तो वो अध्ययन अपने को समझना आवश्यक है, और जिससे संस्था की जो व्यवसायिक नीति है उसको अपन अपने अनुकूल करके कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला बिंदु है आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक नियोजन में सहायक से तात्पर्य है जो हेल्पफुल, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग अपन करते हैं तो उसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत वो कारगर सिद्ध होते हैं। आर्थिक नियोजन को कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का बंटवारा किया जाता है और प्राथमिकताएं तय की जाती है। नियोजन में क्या होगा, आपको प्राथमिकताएं तय करेगी, अपने को इस राह पर चलना है, इन क्षेत्रों में वितरण करना है संसाधनों का, तो ये प्लानिंग होती है। तो इस प्लानिंग को ये जो सिद्धांत है ये प्रभावित करते हैं, तो इसी के अनुरूप अपन व्यावसायिक नीतियाँ फर्मों के द्वारा अपनाई जाएगी। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र से तात्पर्य है कि एक देश से दूसरे देश में के मध्य किया जाने वाला वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है सामान्य भाषा में। अब इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत है, उनसे अपन समझेंगे कि भुगतान शेष अपने पक्ष में है या नहीं है, अपनी मुद्रा का मूल्य क्या है, विनिमय दर देश की अन्य देशों से क्या है, अपने देश की मुद्रा की मांग ज़्यादा है या कम है, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत इसका जब अध्ययन करते हैं तो उसी के तहत अपन पॉलिसी अपनी बनाते हैं। और ऐसे जब अपन विदेश में वस्तुओं की मांग क्या है, उनकी मांग की लोच क्या है, तो उसी के अनुसार अपन कीमत भी तय करते हैं, जिससे क्या होता है अपने आयात निर्यात में अपने को समझ रहती है और किसी भी फर्म को नुकसान होने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। अगला बिंदु है सामूहिक आर्थिक विरोधाभास। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स क्या है, यह क्या एक अनुभव की बात है। जैसे आर्थिक सिद्धांत है, अब वो सिद्धांत के तहत मान लो अपन कहते हैं कि बचत करनी चाहिए। अब एक व्यक्ति बचत करेगा तो वह उसके लिए लाभदायक होगी, लेकिन सभी व्यक्ति पूरी बचत करने लग जाए, कोई निवेश कर ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर स्वाभाविक है कि बाजार में मांग कम हो जाएगी, चाहे से उपभोक्ता मांग हो या फिर कोई अन्य व्यावसायिक मांग हो, तो वो सभी प्रकार की मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी, रोजगार भी कम होगा और फिर वापस लोगों की बचत भी कम हो जाएगी। तो यह एक सामूहिक आर्थिक विरोधाभास आता है जो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया। तो व्यवसायिक प्रबंधक आर्थिक विरोधाभास को समझने का प्रयास करते हैं और वही निर्णय लेते हैं जो फर्म के लिए उचित होता है। अगला बिंदु है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में सहायक, हेल्पफुल इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत व्यष्टि के लिए किस प्रकार से सहायक होते हैं उनके नियमों को पढ़ने के लिए। जैसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, यह नियम जैसे मान लो आपको बताया कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई जा रही है,
एक वस्तु का आपने उपभोग किया, फिर दूसरी का किया, तो वो क्या है, उपयोगिता उनसे सीमांत उपयोगिता है ना, वो एक लेवल तक बढ़ेगी, फिर समान हो जाएगी, फिर वापस डाउनफॉल उसमें आ जाएगा। तो यह अपन क्या है, यह अध्ययन भी अपन केवल एक इकाई के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम हर स्टेज पर इसका अध्ययन करें कि आपने एक खाई तो इतना, दूसरी खाई तो इतना, आपने इसमें मार्जिनल तो देखा, लेकिन घटती हुई कैसे हो रही है वो आपको पूरी आपको सारणी देखने पर ही आपको पता चलता है। इसलिए रिलेवेंट तो इसलिए निष्कर्ष ये है कि जब किसी वस्तु का मात्रा का मान लो ये प्रयोग बढ़ जाता है तो उपयोगिता उसकी कम होती है। तो ये क्या है, कोई भी नियम है व्यष्टि अर्थशास्त्र के, वो समष्टि अर्थशास्त्र के नियमों पर भी उनकी निर्भरता रहती है। अगला बिंदु है भौतिक कल्याण का अनुमान। तो भौतिक कल्याण का अनुमान से तात्पर्य क्या है कि जनता के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपन मानते हैं। इस कल्याण कार्य में वृद्धि हुई अथवा नहीं, इसका अनुमान व्यक्तिगत इकाई के विश्लेषण से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई या नहीं हुई, रोजगार लोगों को मिले नहीं मिले, कुल उपभोग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और बेरोजगारी तो देश में अधिक नहीं है। तो ये कल्याण के लिए अपन देखते हैं तो एक व्यक्ति के कल्याण से नहीं समझते हैं। सरकार पर कई बार आरोप भी लगता है कि आप तो इससे केवल एक विशिष्ट क्षेत्र को ही फायदा हो रहा है और सभी को वर्ग को फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब भौतिक कल्याण का अनुमान तो वेल अपने को तभी पता लग पाएगा जब अपन समष्टि के रूप में उसका अध्ययन अर्थव्यवस्था का करें, और उसी के अनुरूप अपनी व्यावसायिक नीतियाँ भी होगी, क्योंकि सभी का कल्याण हो रहा है तो स्वाभाविक है अपना भी कल्याण, व्यवसायिक फर्म का कल्याण भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस क्या होते हैं? समष्टि आर्थिक विश्लेषण के तहत अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में सहायक है। किस प्रकार से होता है? जैसे अपन अपने देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है, अन्य देशों की राष्ट्रीय आय क्या है, यहाँ की निवेश दर कितनी है, देशों में कितनी है, अपने देश का उपभोग बढ़ाया घटा, दूसरे देश और बचत, ये सब बिंदु है जिनके माध्यम से अपन अन्य देशों से कंपैरिजन कर पाते हैं, और उसी के तहत व्यवसायिक फर्में निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें क्या उत्पादन करना चाहिए, किस प्रकार के क्षेत्र में उत्पादन करना चाहिए, कहाँ निर्यात करना चाहिए। अगला बिंदु है विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध, इंटर रिलेशन अमंग डिफरेंस सेक्टर, मतलब प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की प्रकृति, उनका विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध तथा उनकी आपसी निर्भरता इस बात पर आधारित होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, कृषि तथा औद्योगिक जो भी क्षेत्र है, और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बीच अंतर संबंध है, परस्पर निर्भरता का ज्ञान है, ये समष्टि स्तर पर ही संभव हो पाता है। यानी अपन ये जो विभिन्न क्षेत्र है इनमें आपस में अपन कंपैरिजन करेंगे, वो रिलेशनशिप बैठाएंगे तो अपने को कैसे पता होगा, वो समष्टि लेवल का अध्ययन होगा तो ही पता चल पाएगा। ऐसे अपन नहीं कर सकते व्यष्टि के आधार पर। व्यावसायिक फर्मों के लक्षण भी अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली के पुरस्कार भी, जैसे मान लो कृषि नीति है, औद्योगिक नीति है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, इनके सही प्रकार से लागू होने पर ही निर्भर होती है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय का वितरण या सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण। पहला बिंदु, तो बेरोजगारी का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? अगर देश में मान लो बेरोजगारी बढ़ रही है तो स्वाभाविक है वहाँ के लोगों को आय के स्रोत कम होंगे, आय के स्रोत कम होंगे तो कुल मांग भी कम होगी, तो उसी के अनुरूप वह उत्पादन को घटाएंगे। और यदि देश में बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा है, इसका मतलब कुल रोजगार लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी और वो मांग बढ़ाएंगे, तो उसी के अनुरूप फिर व्यावसायिक फर्में के निर्णय प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय के वितरण से तात्पर्य है कि समष्टि आर्थिक सिद्धांत है उनसे अपने जो राष्ट्रीय आय का अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार है, उनकी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी या घटी, तो वो व्यावसायिक प्रबंधकों को जो निर्णय है उनको प्रभावित करते हैं। लास्ट है विकास अर्थशास्त्र।
विकास अर्थशास्त्र से तात्पर्य है कि आधुनिक वर्षों में समष्टि आर्थिक विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है विकासशील देशों में अल्पविकसितताओं की समस्याओं के अध्ययन से है। इसी से एक अर्थशास्त्र के नई शाखा का जन्म हुआ है जिसे ग्रोथ इकोनॉमिक्स या विकास अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र द्वारा क्या है कि इस प्रश्न के उत्तर का अध्ययन गहराई से किया जा रहा है कि विकास की दौड़ में संसार की कुछ अर्थव्यवस्था पीछे क्यों रह गई है। इन अर्थव्यवस्था में निर्धनता का कुचक्र अभी भी चला जा रहा है। तो एक तरफ तो विकास हो रहा है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्थाएं अभी भी पीछे रह रही है। तो इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करके समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण समस्याओं, चाहे वो बेरोजगारी हो, मुद्रास्फीति हो, असंतुलित बजट हो, आर्थिक विकास से संबंधित अध्ययन किया जाता है और उसका जो ये सिद्धांत है इनसे व्यावसायिक नीतियाँ प्रभावित होती है। अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के फायदे तो है ही है, उसके साथ साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक है। तो वो क्या है, जैसे आपको पहला है व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भरता। यानी वही बचत वाली बात जो आपको बताई थी, वो एक के लिए सही है लेकिन सभी करने लग जाए तो कुल मांग कम हो जाएगी। इसी प्रकार से विभिन्न इकाइयाँ, अब समष्टि में क्या है, जैसे विभिन्न इकाइयाँ होती है, अब उनका समूह सही नहीं है तो वो अपन उससे जो निर्णय करेंगे वो सही नहीं बैठ पाएगा। जैसे 6 सेब, 5 संतरे या 6 सेब या 7 संतरे, तो ये जो है इनका अर्थ नहीं है 6 सेब और 7 मकान, इनका मतलब नहीं है। अपन उसी कैटेगरी उनकी सेम होनी चाहिए। तो तीसरा बिंदु है समूह की अपेक्षा समूह की बनावट, जो इसी बात को सिद्ध करेगा। विभिन्न इकाइयाँ होती है, उनमें इकाइयों से मतलब नहीं है, उनकी जो समूह की बनावट है ना वो अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु है एक समूह के विभिन्न प्रभाव, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेटेड्स। का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक कठिनाई यह भी है कि इसमें अर्थव्यवस्था है तो विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाले समूह का प्रभाव अलग अलग अध्ययन, जो पढ़ने वाले प्रभाव है उनका अलग अलग प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि आर्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन सभी क्षेत्रों पर एक समान भी नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कीमत स्तर बढ़ता है, सामान्य कीमत स्तर, तो सभी के लिए लाभदायक थोड़ी है, केवल व्यावसायिक वर्ग के लिए लाभदायक है, वो उपभोक्ता वर्ग के लिए हानिकारक होता है। और वेतनभोगियों के लिए भी जिनकी सीमित आय होती है उनके लिए भी वो हानिकारक है। अगला बिंदु है सीमित व्यवहारिकता, लिमिटेड एप्लीकेशंस। का मतलब जो इससे संबंधित मॉडल व्यष्टि से समष्टि से मतलब संबंधित, वो केवल सैद्धांतिक रूप से तो महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग करना में काफ़ी इनको समस्या जो व्यवसाय में है वो आती है। लास्ट है व्यक्तिगत इकाइयों के योगदान की उपेक्षा। अब समष्टि अर्थशास्त्र में अपन यही कहते हैं कि समूह का अध्ययन किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह रहती है जीवन में व्यक्तिगत इकाइयों का निजी स्तर पर किए गए आर्थिक कार्यों और निर्णयों का समस्त अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। छोटी छोटी इकाइयों से ही समूह का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम सब ने समष्टि आर्थिक विश्लेषण का व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में योगदान और इसकी सीमाओं का अध्ययन किया लिया। आज के लिए इतना ही।